हाय गाइस, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉमर्स डे। नाउ आज का जो अपना टॉपिक रहेगा आसान शब्दों में, उसका नाम है शेयर बेचने पर कितना टैक्स लगेगा, या हम बात कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। नाउ सबसे पहले मैं आपको शेयर्स पे कैलकुलेशन सिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो की जाती है पीपुल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा, वो मेनली चार तरीके से की जाती है, जिनको मैंने चार तरीके में डिवाइड किया है। फर्स्ट है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड नंबर है बुलियन एंड स्क्रप्चर, जिसका मतलब हो गया जैसे गोल्ड हो गई या ज्वेलरी हो गई या फिर सिल्वर के कुछ हो गए, है ना। तो इनमें जो इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड आता है रियल एस्टेट, जिसमें मैंने चाहे प्लॉट ऑफ लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट हो, वट एवर इट इज, लेकिन अगर वो रियल एस्टेट से मैंने सबको इसमें लिया है, यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन है उनको मैंने यहाँ लिया है। और लास्ट में आता है पर्सनल मूवेबल एसेट, जैसे कार हो गई, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, क्योंकि इनमें भी ऑफकोर्स आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, लेकिन हो सकता है कि आप जब इन्हें खरीदो और बाद में इन्हें बेचो और कुछ प्रॉफिट हो सकता है आपको इसमें मिले। या यहाँ पे मैं कुछ एक और जो है वो लेना चाहूंगा, वो है बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट का मतलब कौन सी, जो आपके बिजनेस में यूज आ रही है, कल को जाकर के अगर आपके बिजनेस में जैसे 2-3 साल हो गए, आपको पुरानी लगी और आपने उसे बेचा, हो सकता है कि आपको जब आपने उसे बेचा हो आपको कुछ प्रॉफिट वहां पे अवेलेबल हो। तो वहां पे हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और सरकार किस तरीके से हमारे ऊपर टैक्स लेती है वो हम उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में, तो यहाँ पे मैं हर एक प्रकार के शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को लेता हूँ। सिक्योरिटीज में मेनली वो आते हैं जिसमें आपको फ्यूचर में कोई पैसा मिलना वाला है, यानी कि एक कागज का पेपर है जिसमें लिखा हुआ है कि आपको फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा। तो बस अगर ऐसा कुछ पेपर है तो उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। नाउ मैंने कैलकुलेशन पर्पज के लिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और सेकंड है अनलिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। नाउ सर, इनमें क्या डिफरेंस है, लिस्टेड क्या अनलिस्टेड क्या? तो देखिए, लिस्टेड का मतलब हो गया कि वो सारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, आरएसई। यानी कौन कौन से हैं आरएसई? दो सबसे मेन है, वो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर वहां पे कोई शेयर्स या सिक्योरिटीज लिस्टेड है, सिक्योरिटीज में मेनली आते हैं डिबेंचर्स, बॉन्ड या कोई भी जो ऋण पत्र, इन्हें हिंदी में बोल सकते हैं। तो इस तरीके के जो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आती है वो, तो ये मेनली सिक्योरिटीज में आते हैं। अगर ये लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे तो हम इन्हें बोलते हैं लिस्टेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, और अगर ये अनलिस्टेड है तो हम इन्हें बोलते हैं अनलिस्टेड, लिस्टेड नहीं है तो। नाउ फर्दर मैंने इन दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड किया है। लिस्टेड को पहला है जिसमें 3 कैटेगरी मैंने रखी है, वो है इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। आगे के जब मैं इसको आगे रेफर करूंगा तो मैं इसको केवल इक्विटी शेयर के नाम से ही रेफर करूंगा, लेकिन जहां पर भी मैं इक्विटी शेयर बोलता हूं तो उसका मतलब है इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ यूटीआई। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे मैंने कैटेगराइज किया है वो है अदर सिक्योरिटीज, डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। ठीक है, इनमें मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिया है अदर सिक्योरिटीज में। ऑफकोर्स इनके अलावा भी और भी कई सारे आते हैं, जैसे डिपॉजिट सर्टिफिकेट हो गया, और भी अगर आप जब सर्च करोगे एनएससी और बीएससी की साइट पे तो आपको काफी सारे सिक्योरिटीज के बारे में देखने को मिलेगा। नाउ अनलिस्टेड के बारे में अगर हम बात करें तो अनलिस्टेड में दो प्रकार के वापस से हमने डिवाइड किया है। वापस से इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, और सेकंड नंबर पे है अदर सिक्योरिटी, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। तो जब भी गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करती है और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाता है, तो कैपिटल गेन को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और ये डिपेंड करता है कि आपकी वो एसेट कौन सी थी। एसेट यानी कि अगर लॉन्ग टर्म थी तो उस पर अगर कोई कैपिटल गेन होता है, अगर उस पर कोई प्रॉफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। और वहीं अगर कोई कैपिटल एसेट यानी कि कोई एसेट अगर शॉर्ट टर्म थी तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहलाएगा। नो, अब हम बात करते हैं कि सर ये लॉन्ग टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट कैसे होगी, तो इसके लिए सर क्या क्राइटेरिया है? तो देखिए, क्राइटेरिया केवल एक है, वो है टाइम लिमिट का। अब वो जो टाइम लिमिट है वो स्पेसिफाई की गई है अलग अलग एसेट्स में। तो यहाँ पर भी जो हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड अदर सिक्योरिटीज, है ना, और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एंड अनलिस्टेड अदर सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर भी चारों में अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे आते हैं। पहला क्राइटेरिया जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए आता है वो है 12 मंथ्स, यानी अगर आपने 12 मंथ से कम के लिए उसे होल्ड किया है, यानी कि आपने लेके आए और उसके 6 महीने के अंदर अंदर, साल भर के अंदर अंदर आप उसे बेच देते हो, तो वो क्या होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। जो प्रॉफिट होगा वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कहलाएगा। ऑफकोर्स इसमें टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसीलिए हमें इसे अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है ना। उसके बाद जब हम अदर सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उसके लिए भी 12 मंथ ही है, लेकिन जहां पे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आते हैं वहां पे ये
टाइम लिमिट बढ़ के 24 मंथ्स हो जाता है। अब यहाँ पे 24 मंथ है और लिस्टेड में 12 मंथ है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं बेनिफिट और कहीं ना कहीं लॉस है। तो आपको बता दूं कि जहाँ लिस्टेड है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट देती है और जहाँ अनलिस्टेड है वहाँ पे थोड़ा सा कम बेनिफिट आपको मिलता है। तो उसके बाद बात करते हैं अनलिस्टेड अदर सिक्योरिटीज में, तो वहाँ पे ये और ज्यादा बढ़ा करके 36 मंथ कर दिया गया है। यानी गवर्नमेंट आपसे चाहती है कि आप पहले तो यहाँ से इधर डाइवर्ट हो, यानी इक्विटी शेयर्स में डाइवर्ट हो, और उसके बाद गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लिस्टेड के अंदर डाइवर्ट हो। ऑफकोर्स ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है। नाउ अब हम जब ये सारी चीजें देखते हैं उसके बाद हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि सर कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करें। नाउ तो रेट ऑफ टैक्स तो बात की बात है सर, लेकिन पहले वो जो प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट कैलकुलेशन सीख लेते हैं। तो जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, या मैं इसे बोल सकता हूँ सिंपली प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। तो जब हम प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें लेना होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि आपने जो भी सामान बेचा है, चाहे आपको उसके लिए कैश मिला हो, चाहे उसके लिए आपको कोई सामान मिला हो, यानी आपने हो सकता है एक इक्विटी शेयर दिया हो, उसके बदले किसी और कंपनी का इक्विटी शेयर मिला हो, या कुछ हो सकता है आपने रिलायंस के शेयर बेचे और आपको कार मिली। तो ऐसे में आपको कार की वैल्यू लेनी है, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब हो गया ऑल द वैल्यू जो आपको मिली है उसको बेचने के बाद। उसमें से आपको ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। ट्रांसफर एक्सपेंस का मतलब जैसे अगर आप रियल एस्टेट बेचोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ऐसे जो भी ट्रांसफर एक्सपेंस करता है, ब्रोकरेज हो गई, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो जितने भी एक्सपेंस हुए हैं आपको ट्रांसफर एक्सपेंस के रूप में आप यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे। इसके बाद जो निकल के आएगा वो है नेट वैल्यू, और नेट वैल्यू के बाद आपको रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को सिंपली हम बोल सकते हैं परचेज कॉस्ट। तो जो भी आपने परचेज के अंदर कॉस्ट इनकर की है वो आप यहाँ पे रिड्यूस कर दोगे ना। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट जो है वो सेल्स एंड सिक्योरिटीज में नहीं लगता है। इम्प्रूवमेंट जो वर्ड है वो यूज होता है ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट में क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए सबसे पहले एक फ्लोर की बिल्डिंग ली, अब अगर आप उसे दूसरी बिल्डिंग में दूसरा और फ्लोर कंस्ट्रक्ट करवाते हो तो ये जो सेकंड फ्लोर है ये कहलाता है आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑफकोर्स ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा, जो फर्स्ट फ्लोर के साथ आपने बिल्डिंग की ली थी वही यहाँ पे कैलकुलेट दी जाएगी। जब आप ये दोनों को रिड्यूस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को, तो जो आपके पास निकल के आएगा वो है कैपिटल गेन। नाउ सर कैपिटल गेन हमने निकाल लिया, हमने वो प्रॉफिट निकाल लिया जिसपे गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी। अब बात करते हैं कि वो टैक्स का अमाउंट कितना होगा। तो वो जो टैक्स का अमाउंट है वो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो हमने यहाँ टाइप ऑफ एसेट्स ली है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दोनों पे अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है। सबसे पहले बात करते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की। अगर आपने कोई लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचा है और उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो प्रॉफिट हुआ है अगर वो शॉर्ट टर्म है, यानी कि आपने 12 मंथ से कम में बेच दिया था, तो जो प्रॉफिट हुआ है उस पर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म है तो केवल और केवल 10% की रेट से टैक्स लगेगा, और वो भी कब, जब आपको 1 लाख से ज्यादा वो होता है। ऐसा प्रोविजन क्यों लाया गया, क्योंकि 2018 में जब बजट आया था उससे पहले ये एग्जम्प्ट हुआ करता था। इक्विटी शेयर्स पे जो लिस्टेड होती है उन पे अगर कोई भी प्रॉफिट होता था वो एग्जम्प्ट होता था। बाद में इसको टैक्सेबल किया गया और टैक्सेबिलिटी केवल 10% ही रखी गई। साथ ही साथ वहाँ पे एक प्रोविजन और ऐड किया गया। आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखा था, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बजाय आपको क्या लेना है, वहाँ पे आपको 31 जनवरी का, क्योंकि ये लिस्टेड है तो ऑफकोर्स जो ट्रेडिंग होती है तो वहाँ पे आपको इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो जो भी 31 जनवरी को प्राइस होती है वो, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी परचेज कॉस्ट है, उन दोनों में से आपके जो मोर बेनिफिशियल है, मोर बेनिफिशियल क्या होगा, जो आपके हायर होगा, क्योंकि आपको इसमें रिड्यूस करना है। तो जो भी हायर होता है वो आपको लेना है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में स्लैब रेट, यानी कि आपके जो 2.5 लाख है उसके तक नील रेट, और उसके बाद में 5, 10, 20 और 30% जो भी रेट आती है उस रेट से आपको टैक्स देना है। वहीं अगर हम बात करें अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को बेचने पे, तो यहाँ पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। उसके बाद बात करते हैं लिस्टेड डिवेंचर या बॉन्ड पे। तो लिस्टेड डिवेंचर या बॉन्ड पे शॉर्ट टर्म पे स्लैब रेट ही है, और लॉन्ग टर्म में ऑप्शन दिया है 20% और 10%। तो सर ये ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, ये अब हम आगे वाले स्लाइड में देखने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं अनलिस्टेड डिवेंचर्स या बॉन्ड्स के बारे में। तो जो अनलिस्टेड डिवेंचर्स या बॉन्ड्स है उनको हम स्लैब रेट से टैक्स करते हैं। उसके बाद, और अगर वो लॉन्ग टर्म है तो उसे हम 20% से टैक्स करते हैं। अब यहाँ पे जहाँ आपने 20% का ऑप्शन देखा है,
वहाँ गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट और दिया है, और वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का। सर ये इंडेक्सेशन क्या होते हैं? तो देखिए, आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन एक चलती रहती है, और जब भी आप आज के 100 रुपये अगले साल के 100 रुपये के इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें कुछ कमी आ जाती है, और वो इन्फ्लेशन के तौर पे होती है। तो वो जो इन्फ्लेशन आया है, सरकार उसे टैक्स नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बेनिफिट सरकार को देना पड़ेगा। वही बेनिफिट देने के लिए सरकार ने इंडेक्सेशन के प्रोविजन लेकर के आए, जो केवल एप्लीकेबल कहाँ है? जहां अनलिस्टेड इक्विटी शेयर बेचते हो या अनलिस्टेड डिबेंचर एंड बॉन्ड बेचते हो, जहां पे 20% की रेट है, वहां पे सेम सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आप 20% की रेट लेते हो तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप नहीं लेते हो तो आप 10%, जो भी आपकी इच्छा आप ले सकते हो। शॉर्ट टर्म के अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि इन्फ्लेशन जो है लॉन्ग टर्म में हिट करती है, शॉर्ट टर्म में कभी भी इन्फ्लेशन जो है आपको हिट नहीं करेगी, आपको कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लॉन्ग टर्म में जो है वो थोड़ा सा आपको दिखती है कि हाँ इन्फ्लेशन का कुछ मेरे को नुकसान हुआ है। नाउ अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो सरकार ने इसके लिए CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो ये निकाले हैं। अब सर ये जो है, ये आपको गूगल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। तो आपको ये 2 CII निकालने हैं। पहला है जिस साल आपने ट्रांसफर किया उस साल का आपको CII निकालना है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और उसके बाद में आपको उस साल का CII निकालना है जिस साल में आपने परचेज किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दोनों निकालने हैं, एंड उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, यानी कि जो हमने परचेज किया था उससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ पे हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस किया था वहां पे आपको अब रिड्यूस करना है जो आपने ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली है वो आपको रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे ये ऑफकोर्स ये बढ़ेगा, क्योंकि CII जो है हर साल बढ़ता जाता है। हम वहाँ पे एक टेबल देखते हैं जहाँ आपको क्लियर हुआ। तो देखिए 2001-2 को बेस ईयर लिया है और वहाँ पे इसको 100 रखा, और उसके बाद देखिए आप हर बार ये इंक्रीज होता जा रहा है, और करंटली इसका जो CII है वो है 289। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब अगर आपने परचेज जो है 2001-2 से पहले किया है, यानी 2001-2 से पहले अगर आपने परचेज किया है उसके बाद में नहीं किया है, तो आपको फिर यहाँ पे एक बेनिफिट और अवेलेबल है। वो बेनिफिट क्या है कि अगर आप यहाँ पे इससे पहले अगर आप परचेज करते हो तो यहाँ पे जो प्राइस है, जो भी मार्केट प्राइस है वो, और जो आपकी कॉस्ट है, उन दोनों में से जो भी आपका हायर है वो आप यहाँ ले सकते हो। क्योंकि आप ऑफकोर्स यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ से आपने इन्फ्लेशन देना चालू किया तो इससे पहले भी तो इन्फ्लेशन हुआ होगा ना। तो सरकार ने इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आपकी प्राइस थी या यहाँ पे जो कॉस्ट थी, उन दोनों में से जो लोअर है जो दोनों में से हायर है आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद आज का जो वीडियो है इतना ही है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से शेयर्स और सिक्योरिटीज पे कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पशन भी देखेंगे, जिसमें कि आपको जो एग्जाम्पशन है, यानी कि अगर आपका कैपिटल गेन ज़्यादा आता है तो आप उसमें किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो सरकार से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। एक बार मैं इसका क्विक रिकेप दे देता हूँ कि हम कौन कौन सी इनमें मिलती है। तो सबसे पहले आता है 54F, जहाँ पे आपको परचेज करना होता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पे आता है 54EC, यहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर अंदर बॉन्ड्स परचेज करने पड़ते हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके बॉन्ड्स इशू करती है सरकार। उन बॉन्ड्स को आपको परचेज करना पड़ता है 6 महीने के अंदर अंदर। इसके अलावा 54EE, यहाँ पर भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कुछ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज के अंदर। अगर आप वो करते हो तो आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर देखेंगे। आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।